नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा लोग कैसे ग्रहण करते थे, क्या परंपराएं थी, क्या रीत थी, क्या रिवाज थे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का बैच, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूजीसी नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा, दोस्तों जो आज की हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैदिक काल में इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने की अपनी अलग परंपरा थी, अलग रीत थी, अलग रिवाज थे। क्या थी वो रीत रिवाज, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व से 600 वर्ष तक के काल को वैदिक काल कहा जाता था। यानी जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 वर्ष तक था दोस्तों, उसको क्या कहा जाता था? वैदिक काल कहा जाता था। और इस काल में वेदों पर आधारित धार्मिक, दोस्तों किस पे ध्यान दीजिएगा, वेदों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती थी। सामाजिक शैक्षिक व्यवस्थित थी और प्राचीन भारतीय शिक्षा का आरंभ वेदों से माना जाता था और भारतीय वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ थे। दोस्तों जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा थी, नाम से ही है वैदिक कालीन शिक्षा, यानी वेदों के माध्यम से प्रदान की गई शिक्षा। दोस्तों वेद के माध्यम से ही हम शिक्षा प्रदान करते थे, वेदों का हम अध्ययन करते थे और उनके भी बारे में हम दोस्तों ज्ञान प्राप्त करते थे। ये संख्या, वेदों की संख्या आप जानते हैं 4 होती है। वेदों की रचना कब और किसने की, इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं थे। दोस्तों वेदों की रचना किस प्रकार से हुई, कब हुई, इसके बारे में विद्वानों में क्या था? मतभेद था। और आप जानते हैं जो हमारे 4 वेद हैं, संख्या कितनी है इनकी? 4 है दोस्तों। और ये 4 प्रमुख वेद कौन से हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है आपका, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सामवेद जिसमें कि हम संगीत के बारे में अध्ययन करते हैं, यजुर्वेद दोस्तों, और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं आपके सबसे दोस्तों प्रमुख वेद माने जाते हैं। इन्हीं वेदों का हम अध्ययन करते हैं और अपने वैदिक कालीन युग में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं और कैसे होता है। दोस्तों जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, जो जर्मन का विद्वान था मैक्स मूलर, ने सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत आकार इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया था। जो मैक्स मूलर था दोस्तों, उसी ने वैदिक काल शिक्षा में सबसे पहले शोध करना प्रारंभ कर दिया था। उसके अनुसार वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद है। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो आप जानिएगा ऋग्वेद है। और वही बात मैक्स मूलर ने भी बताई कि सबसे पहले कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद। और इसकी रचना 1500-1000 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी इसकी रचना? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में हुई थी आपके ऋग्वेद की रचना दोस्तों। ठीक है। भारत में ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में प्राकृत व पाली लोक भाषा थी। वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध व परिमार्जित है और विषय सामग्री इतनी विविध थी, विस्तृत थी, उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में अत्यधिक समय लगा होगा। इस काल में वेदों का वर्चस्व था। इस काल में क्या था दोस्तों? वैदिक काल में आपके वेदों का वर्चस्व था। वेदों के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते थे और जो इनकी भाषा थी वो क्या थी? सातवां प्राकृत व पाली लोक भाषा थी। क्या थी दोस्तों? प्राकृत और पाली लोक भाषा थी। वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध व परिमार्जित है और विषय सामग्री इतनी विविध थी। और वेदों की दोस्तों जो भाषा थी वो क्या थी? जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत में प्रयोग होते थे। और भारत में ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में, जो 7वीं शताब्दी में दोस्तों प्राकृत और पाली थी, लोक भाषा थी। जो लोक भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत और पाली थी दोस्तों। पर वेदों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। हम जानते हैं कि हमारी भाषा सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत को ही हिंदी का जननी माना जाता है। संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई थी, आप सभी जानते हैं। तो संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध व परिमार्जित थी और विशेष सामग्री इतनी विविध थी कि विस्तृत कोट की थी दोस्तों। ठीक है। और इस काल में यानी वैदिक काल में वेदों का क्या था? वर्चस्व था। वेदों को ही सर्वमान्य माना जाता था, वेदों को ही सर्वोच्च माना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में नितिन, ये कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों दी गई है अपनी हिंदी वीडियो पेट बुक आरो लेखपाल, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, आप ले सकते हैं पुस्तकें।
आइए दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर वैदिक कालीन शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या वो चाहते थे, क्या उनका उद्देश्य था कि शिक्षा किस लिए वो वेदों की शिक्षा प्रदान करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि पहले वह इंसान बने, जो बालक होता था वह क्या हो, पहले इंसान बने दोस्तों, फिर वह भारतीय बने। पहले क्या बने, एक सच्चा इंसान बने, उसके बाद वह भारतीय बने। ऋग्वेद में कहा गया कि आंख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य क्या होते हैं, समान होते हैं। दोस्तों कोई भी, ऋग्वेद में कहा गया कि कोई भी मनुष्य की न जाति होती है न कोई भी धर्म होता है, मनुष्य आंख, कान, नाक से एक समान है। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम हुए चाहे अन्य धर्म के लोग हुए, हर धर्म के लोग क्या होते हैं, एक समान होते हैं दोस्तों। एक समान हमारी आंखें होती हैं, एक समान हमारे नाक होते हैं, एक समान हमारे कान होते हैं, सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, एक समान होते हैं। कोई अंतर होता है, हमारे रक्त भी दोस्तों लाल होते हैं, उसका भी रक्त लाल होता है। तो ये चीज है दोस्तों कि हमारी हर चीज शारीरिक रूप से हम क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु जो ज्ञानवान हो जाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर दोस्तों यही है कि जो ज्ञानवान हो जाते हैं वह अन्यों से क्या हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। जो ज्ञानी हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो अन्य से श्रेष्ठ हो जाता है। और जो स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था। क्या करना था, ज्ञान में प्रवीण करना था, उसे सर्वोच्च बनाना था, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाना था, जो कि ज्ञानी हो सके, और ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति पाने में समर्थ बना सके। क्या करे, जो उसको संसार और जीवन से मोह में क्या करे, मुक्ति प्रदान करने में समर्थ बना सके दोस्तों। ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाता था आपके वैदिक काल में दोस्तों। तो वैदिक काल में दोस्तों आपको सर्वोच्च बनाने के लिए ज्ञान प्रदान किया जाता था, आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान प्रदान किया जाता था, और संसार के मोह से मुक्ति के लिए आपको ज्ञान प्रदान किया जाता था दोस्तों। ये चीज था। नेक्स्ट था, वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था, धर्म था। केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों, धर्म था। धर्म अर्थात ध्रियते अनन्य इति धर्म, धर्म इति ध्रियते अन्य इति धर्म, अर्थात धार्मिक भावना का विकास इस शिक्षा का लक्ष्य था। अपने धर्म का यानी धार्मिक भावना का, धर्म का नहीं दोस्तों, धार्मिक भावना का विकास होना ही क्या था, इस शिक्षा का मेन लक्ष्य था। इस शिक्षा का जोर चरित्र निर्माण पर भी था। क्या था, चरित्र निर्माण पे था, ज्ञानी बनना था, उच्च कोटि का बनना था दोस्तों, श्रेष्ठ बनना था। इस शिक्षा का मेन उपयोग, मेन जो लक्ष्य था कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, अपने आप को उच्च चरित्रवान साबित करना, यही था मेन इस वैदिक काल का यानी कि शिक्षा का मेन उद्देश्य। मनुस्मृति में भी कहा गया कि मात्र गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता चरित्रहीन ब्राह्मण से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। देखिए मनुस्मृति जी ने क्या कहा कि मात्र गायत्री मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वही गायत्री मंत्र दोस्तों, गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण वेदों के ज्ञान रखने वाले चरित्रहीन ब्राह्मण से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। आप वेदों का ज्ञान रख रहे हैं चलिए, पर आप चरित्रहीन हैं तो आपसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ सिर्फ वो गायत्री मंत्र का ज्ञाता ही सर्वोच्च हो जाता है। ये कहा गया आपके वैदिक कालीन शिक्षा में कि जो चरित्रहीन ब्राह्मण है उससे ज्यादा उच्चवान जो चरित्रवान होता है वो होता है ब्राह्मण। बस उसे अगर गायत्री मंत्र का भी ज्ञान है, बस इतना है। यही चीज है दोस्तों, कहा गया वृत्तंत यत्रन्ते सरक्षते, यही बात है दोस्तों। अतएव कहा भी गया है कि वृत्तंत यत्रन्ते सरक्षते, यानी चरित्रवान होना दोस्तों वैदिक काल में सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि आपका चरित्र उच्च होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व उच्च होना चाहिए, बाकी सब चीजें दोस्तों उसकी जगह पे कम है। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य और थे। उद्देश्य क्या था, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना, बचाव करना और उसको विस्तृत प्रचार करना। जीविकोपार्जन, अपनी जीविकोपार्जन का बनाना, धार्मिकता, धर्म के प्रति चलना, चरित्र का अपने निर्माण करना और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। मेन उद्देश्य आपका यही था कि अपने व्यक्तित्व का आप सर्वांगीण विकास कर सकें, आप चरित्रवान हो सकें, आप चरित्रवान हो सकें, आप धार्मिक हो सकें, आप संस्कृत का संरक्षण एवं प्रचार कर सकें और आप व्यक्तित्व का सर्वांगीण क्या करें, विकास कर सकें। तो ये आपका मेन उद्देश्य था आपका वैदिक कालीन शिक्षा का। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था, क्या नहीं था, इसी में कुछ चीज जोड़ देंगे। और ऑप्शन ए होगा धार्मिकता, ऑप्शन बी होगा जीविकोपार्जन,
ऑप्शन सी होगा चरित्र निर्माण, ऑप्शन डी कोई और जोड़ देंगे दोस्तों। तो धार्मिकता, जीविकोपार्जन, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार करना, ये वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। तो ये चीज था, ऐसे ही प्रश्न आपसे बनेंगे, इसलिए चीजों को समझते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी कि सर किस प्रकार से शिक्षा उस समय प्रदान की जाती थी, वैदिक काल में लोगों को, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा ऐसा कोई विभाजन नहीं होता था। जैसे दोस्तों हमारे में अभी होता है ना विभाजन, ये प्राथमिक वाले हैं, ये माध्यमिक वाले हैं, ये उच्च शिक्षा वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, ये इंटर वाले हैं, ये हाई स्कूल वाले हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय कोई भी विभाजन नहीं होता था, सब एक साथ मिलकर ज्ञान प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे। अनौपचारिक शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती थी। जो अनौपचारिक शिक्षा होती थी वो क्या होती थी, वो जन्म से ही बालक की प्रारंभ हो जाती थी दोस्तों। बालक का जैसे ही जन्म हुआ उसके अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। उसको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कौन करता है, उसका परिवार पहले प्रदान करता है। और जैसे ही वो 5 वर्ष का लगभग होता है उसका चूड़ा कर्म संस्कार हो जाता है, पूरा पुरोहित के द्वारा उसका चूड़ा कर्म संस्कार होता है। विद्या धर्म संस्कार यानी विद्या के आरंभ का संस्कार होता है। चूड़ा कर्म संस्कार यानी कि उसके विद्या का आरंभ का संस्कार प्रारंभ होता है। कुल पुरोहित द्वारा उसके किया जाता है कि उसका पूजा पाठ किया जाता है। चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाना, गृह शिक्षा प्रारंभ होना, यानी चावलों में उसके नाम का वर्णमाला के अक्षर बनवाना, और उसके बाद गृह शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। और गुरुकुल में उसका प्रवेश किया जाता था और उपनयन संस्कार उसका किया जाता था। गायत्री मंत्र का उपदेश, उच्च शिक्षा का उसका प्रारंभ हो जाता था दोस्तों। और उपनयन की आयु मनु के अनुसार क्या थी, उपनयन की जो आयु थी ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष थी, अधिकतम 16 वर्ष। ब्राह्मण के लिए कितनी थी, 8 वर्ष, अधिकतम 16 वर्ष। क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष, और वैश्य के लिए 12 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। तो ये थी दोस्तों शिक्षा, इनकी प्रारंभ हो जाती थी वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी स्टडी 91 में यूपी टेट की पुस्तक आ चुकी है और हिंदी का इंडिविजुअल बैच आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, अध्ययन काल की बात करते हैं दोस्तों। तो अध्ययन काल सामान्यतः 12 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का होता था, 12 वर्ष का होता था। स्पष्ट है कि 5 वर्ष तक की शिक्षा घर में संपन्न होती थी दोस्तों। जो आप शिक्षा ग्रहण करते थे, वैदिक काल के जो बालक होते थे वो कितने वर्ष तक करते थे ग्रहण, 12 वर्ष तक करते थे। उनका एजुकेशन सिस्टम 12 वर्ष तक चलता था, उनकी शिक्षा प्रणाली 12 वर्ष तक चलती थी। और स्पष्ट है कि 5 वर्ष तक की शिक्षा घर में संपन्न हो जाती थी। 5 वर्ष की शिक्षा घर में ही वो ग्रहण कर लेते थे और उसके आगे की शिक्षा वो आश्रम में रहकर प्राप्त करते थे। अपने घर में शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, उन्हें गुरु के आश्रम यानी कि गुरु के घर जाना पड़ता था। गुरु का आश्रम जो होता था यानी गुरु का जो निवास स्थान होता था वही बालक का आश्रम होता था। और वो बहुत ही शांति जगह पे, यानी कि वह नगरों से दूर एक शांति जगह पर जंगलों में होता था, जहाँ पे एक शांति हो, नदी हो, हर चीज की व्यवस्था हो, हर चीज की व्यवस्था हो वहां पे। तो वहां पे गुरुकुल में दोस्तों, जिसे गुरुकुल कहा जाता था, लोग वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रातः काल और मध्यकाल में भोजन करते थे। प्रातः काल से शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी, मध्यकाल में उन्हें भोजन तथा विश्राम दिया जाता था, फिर सायंकाल को उनको दोस्तों अध्ययन दिया जाता था, शिक्षा प्रदान की जाती थी, और फिर वो क्या करते थे, विश्राम करते थे। ये चीज है शिक्षा का सत्र व समय। जो शिक्षा का सत्र और समय था दोस्तों, विद्या अध्ययन का कार्यक्रम प्रारंभ जो होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता था। क्या होता था, श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता था विद्या, और उपाकर्म समारोह होता था दोस्तों, और समाप्त होता था पौष मास की पूर्णिमा में। समाप्त कब होता था, पौष मास की पूर्णिमा में समाप्त हो जाता था। छंद मास उत्सर्जन समारोह होता था, और उसके बाद क्या हो जाता था, अवकाश हो जाता था। और प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपदा पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। यानी अष्टमी को क्या हो जाता था दोस्तों, अवकाश, यानी छुट्टी हो जाती। जैसे हम लोग को संडे में छुट्टी मिलती थी, वहां प्रत्येक अष्टमी को, पखवाड़े की अष्टमी को क्या छुट्टी मिल जाती थी दोस्तों। ठीक है,
तो ये चीज था शिक्षा केंद्र। दोस्तों जैसे प्राचीन काल में आज जैसे बड़े बड़े भवनों के भीतर शिक्षण कार्य नहीं होते थे, उस समय प्राचीन काल में ऐसा नहीं कि बड़े बड़े भवनों में शिक्षा प्रदान की जाए। मैंने बताया ना, गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, नहीं होता था, बल्कि शिक्षा प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में। कहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी? प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में, यानी प्रकृति के वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती थी और खुले माहौल में होती थी। ये स्थान सामान्यतः गुरुजनों के क्या होता था? आश्रम या घर हुआ करते थे। मैंने बताया ना, गुरुजनों के घर को ही गुरुकुल कहा जाता था, और जो कि कोलाहल से दूर होते थे। किससे होते थे? कोलाहल, शोरगुल, नगर से दूर रहते थे। जब यहाँ रहकर छात्र आचार व्यवहार के नियम भी सीखते थे, और आचार व्यवहार के नियम, दोस्तों शस्त्र विद्या, सारी चीजें ये गुरुकुल में ही रह के सीखते थे। शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति, सारी चीजें यही गुरुकुल में से देखते रहते थे। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, ये सब दोस्तों वैदिक काल में ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा जी, तो किस प्रकार से ये गुरुकुल में दोस्तों रहते थे, स्वयं भिक्षा मांगते थे और अपना भिक्षा मांग के ये लोग दोस्तों अपने गुरुकुल में अपना जीवन यापन करते थे और शिक्षा भी ग्रहण करते थे। तो ये चीज था दोस्तों, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वहां गुरुकुल में सब समान होते थे। ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण राजा के लड़के हैं तो वो भिक्षा नहीं मांगेंगे, सुदामा जी गरीब घर के लड़के हैं तो वो भिक्षा मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुकुल में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब समान थे। सब कुछ भिक्षा मांगने जाना पड़ता था शाम को, और जो भिक्षा मांग के वो लाते थे उसी का फिर भोजन बनता था, और वही सब मिल के दोस्तों गुरुकुल के जो रहते थे छात्र, सारे छात्र खाते थे। सारे छात्र जाते थे भिक्षा मांगने, तो लास्ट में उनका वही एकत्रित होता था, और वही जो अन्न एकत्रित होता था उसी अन्न से भोजन बनता था, और सब उसी अन्न से भोजन ग्रहण करते थे। वो चीज था दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा परिवार, उच्च शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर प्रदान की जाती थी? परिवार में प्रदान की जाती थी, और उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए बालक कहाँ जाता था? गुरुकुल में जाता था। तो और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धर्म प्रचार केंद्र हो गया था, लोग अपने धर्म का भी प्रचार करने लगे थे, और उच्च शिक्षा केंद्र भी बन गया था। जैसे कि तीर्थ स्थान कौन कौन से थे? कन्नौज में, नासिक में, कन्नौज में आपका तक्षशिला, नासिक में पाटलिपुत्र, कर्नाटक में मिथिला, कांची में धार, ये मुख्य शिक्षा केंद्र थे दोस्तों, जहां पे उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती थी, जो गुरुकुल थे दोस्तों। ठीक है, ये चीज था। नेक्स्ट दोस्तों वेशभूषा। अब ड्रेस की बात कर रहे हैं। वैदिक काल में कैसे ड्रेस होती थी? सोचिए कि भाई वैदिक काल में जो स्टूडेंट्स होते थे उनकी ड्रेस कैसे होती थी, आइए जानते हैं। शरीर के ऊपरी भाग के वस्त्र के रूप में मृग चर्म यानी कि मृग के छाल, जो मृग की छाल होती है, मृग की चमड़ा कह सकते हैं आप, तो मृग के चर्म का उपयोग किया जाता था। मृग के जो चमड़ा होता है, यानी मृग का जो ऊपर की परत होती है दोस्तों, यानी उसके चमड़े का खाल के वस्त्र बनाए जाते थे, मृग के खाल के वस्त्र बनाए जाते थे। और ब्राह्मण काले नर हिरण की, सोचिए वैरायटी थी उसमें भी। हाँ, उसमें भी वैरायटी थी कि भाई आप ब्राह्मण हैं तो आप काले नर हिरण की छाल पहनेंगे, और क्षत्रिय धब्बेदार हिरण की खाल पहनेंगे। जैसे पहचान कैसे होगी कि हाँ भाई ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय स्टूडेंट हैं, तो उनके ड्रेस से उनकी पहचान होती थी। तो काले हिरण के जो पहनते थे वो ब्राह्मण हो गए, धब्बेदार हिरण की खाल पहनते थे वो क्षत्रिय होते, और वैश्य के लिए भाई बकरों की खाल वो पहनते थे। किसकी पहनते थे? बकरे काल का उपयोग, काल नहीं खाल का उपयोग। बकरे की खाल का उपयोग शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए किया जाता था। तो सोचिए जो क्षत्रिय हैं वो धब्बेदार हिरण, और जो ब्राह्मण थे वो काले हिरण, और जो वैश्य थे वो क्या थे? वो बकरे की खाल का प्रयोग करते थे अपने वस्त्र में, यानी ऊपर ढकने के लिए, और शरीर के अधोभाग को ढकने के लिए शन, रेशम तथा ऊन के वस्त्रों का भी प्रयोग किया करते थे लोग। चूंकि छात्र की दिनचर्या में भिक्षाटन भी था, इसलिए वे छड़ी का भी प्रयोग करते थे। जैसे दोस्तों शाम को वो सभी छात्र कहाँ जाते थे? भिक्षा लेने जाते थे। हर जगह जाके भिक्षाम देहि, हर जगह जाके भिक्षा मांगते थे, और हर घर का प्रत्येक व्यक्ति का, नगर के लोग उन्हें भिक्षा कुछ न कुछ प्रदान करते थे, अन्न के रूप में और भी कुछ खाद्य सामग्री के रूप में प्रदान कर दिया जाता था। दोस्तों किसी के यहाँ भंडारा है, वो है तो बचा रहता था, वो प्रदान कर देते थे। तो सारी चीजें, सारे बच्चे जो होते हैं छड़ी लेके जाते थे, पोटली लेके जाते थे, उसी पोटली में अपना रख लेते थे, और शाम को सब इकट्ठा होते थे, सब बताते भैया तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, भाई सुदामा जी आप क्या लाए हैं, कृष्ण जी आप क्या लाए हैं,
बलराम जी आप क्या लाए हैं, तुम क्या लाए हो भाई, सबका आइटम वहीं पे इकट्ठा होता था। और बाकायदे आइटम जब इकट्ठा हो जाए उसके बाद सारा बफर सिस्टम तैयार होता था, सब इकट्ठा करके चावल अलग किया जाता था, दाल अलग, आटा अलग, रोटी फिर बनती थी, सारी चीजें मिक्स करके फिर अपना बनता था खाना पीना, फिर सब लोग खाते थे। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता था एक व्यक्ति को मिला दूसरे व्यक्ति को नहीं मिला तो दूसरे व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा, नहीं, यानी उसको कभी नहीं मिला तो अगले व्यक्ति को मिला है तो उसके हिस्से का उसे खाना प्रदान किया जाएगा, सभी मिल के ही खाते थे दोस्तों, ये चीजें चली। नेक्स्ट है ये आपके यूजीसी नेट का पेपर दोस्तों, कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 पर। चलिए दोस्तों, वेशभूषा दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि वेशभूषा कैसी थी, वेशभूषा निर्धारित थी जो कि निम्नलिखित दर्शाई गई थी। क्षत्रिय के लिए मैंने आपको बताया धब्बेदार हिरण के का तौत प्रयोग किया जाता था। वैश्य के लिए दोस्तों ऊन वो पहन सकते थे, और वैश्य दोस्तों बकरे की छाल पहनते थे। और वेशभूषा को क्या कहा जाता था, मेखला कहा जाता था। और ब्राह्मण की वेशभूषा को मूंज कहा जाता था। क्षत्रियों के तात और वैश्य ऊन पहनते थे, और ब्राह्मण आपको मैंने बताया ना काले हिरण की खाल का दोस्तों उनका ड्रेस रहता था, तो वो क्षत्रियों का था। ये ड्रेस थी, वेशभूषा थी। नेक्स्ट दोस्तों अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं, करिकुलम की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं कि कैसा पाठ्यक्रम होता था वैदिक कालीन में छात्रों का। दोस्तों जो पाठ्यक्रम होता था वो वेदों के अध्ययन की प्रमुखता दी जाती थी। मैंने आपको बताया ना कि वैदिक काल में वेद मुख्य थे। वेद क्या थे, वेद को ही प्रमुख माना गया कि हमें किसी तरह से इन चारों वेदों का अध्ययन करना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों को एकदम घोल के पी जाना है। इन वेदों में क्या लिखा है, क्या है, सारी चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अध्ययन की प्रमुखता, जिसके कारण पाठ्य विषयों की संख्या अधिक न थी। क्या थी, पाठ्यक्रम की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी दोस्तों। शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। उस समय शिक्षा जो दी जाती थी और ग्रहण की जाती थी उसका माध्यम क्या था, भाषा का संस्कृत था। पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी किस भाषा में, संस्कृत में प्रदान की जाती थी। याद रखिएगा, आर के मुखर्जी के अनुसार प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूप से धर्म से प्रभावित दिखता था। यानी कि मुखर्जी जी कहते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल से ही जो आपका वैदिक काल से ही जो आपकी भारतीय साहित्य था वो पूर्ण रूप से किससे, धर्म से प्रभावित था दोस्तों। धर्म से रिलेटेड था कि भाई आप हिंदू धर्म के हैं, आप क्षत्रिय धर्म के हैं, आप ब्राह्मण धर्म के हैं, धर्म पे ज्यादा क्या था, प्रभावित था। इनका मानना था आर के मुखर्जी का, ये चीज था। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्यक्रम की बात की जाए तो संहिताएं दोस्तों और वेदांग, किसका ज्ञान लिया जाता था, संहिताओं का ज्ञान लिया जाता था। और वेदांग की संहिताओं के अंतर्गत आता था आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग में आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, अरण्यक ग्रंथ भी, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद का भी ज्ञान लोग ग्रहण करते थे दोस्तों। ये भी आपका शिक्षा ग्रहण करते थे। यही आपका पाठ्यक्रम था वैदिक काल में दोस्तों। किसमें, वैदिक काल में। वैदिक काल में दोस्तों आपका ये पाठ्यक्रम था, ये सिलेबस था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि किस प्रकार की थी, शिक्षण विधि मौखिक थी दोस्तों। लेक्चर मेथड कह दीजिए आप, एक्सप्लेन किया जाता था, व्याख्या विधि थी, मौखिक थी दोस्तों। गुरुजी आते थे, लेक्चर देते थे, और छात्र आचार्य द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था, याद करता था। छात्र यानी कि आचार्य जी ने जो बातें कही उसको वो याद कर लेता था। अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि, सुन के, देख के याद करना। वाक्य एवं दृष्टांत विधि दोस्तों, वाक्यांश, वाक्यों को समझना और उनको स्मरण करना। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि थी। प्रश्न भी पूछते थे जहां दिक्कत होती थी, गुरुजी इसका क्या होगा। वाद विवाद भी होता था, सर गुरुजी ऐसे नहीं, कैसे होगा, ऐसे कैसे किया जाए। तो वाद विवाद यानी ग्रुप डिस्कशन भी होता था दोस्तों। सारी चीजें क्या होती थी, मौखिक ही होती थी, लिखित नहीं होता था, ये याद रखिएगा। तो जो भी ज्ञान दिया जाता था, जो शिक्षण विधि थी वो क्या थी, राइटिंग एंड यानी कि मौखिक थी। मौखिक थी, एक्सप्लेन मेथड था, सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती थी और बच्चे याद करते थे। कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि थी। श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन विधि थी। तर्क विधि, तर्क करते थे लोग, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं कैसे होगा भाई,
तर्क करते थे। कहानी विधि, कहानी के माध्यम से गुरुजी समझाते थे। आप लोग को जानते हैं कहानी से बहुत ही तेज पकड़ते हैं बच्चे, तो उसी तरह से कहानी विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी भी अगर आप छोटी क्लास के बच्चों को कहानी विधि से पढ़ाएंगे तो या आपको ही दोस्तों कहानी विधि समझा जाए, बड़ी चीजें चलती जा रही यार, बहुत जल्दी समझ में आता है आपको। वही चीज थी। उत्तर वैदिक काल में तर्क शास्त्र की उपाधि विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का भी विकास हुआ दोस्तों। तो ये थे आपके उत्तर यानी वैदिक काल में, वैदिक युग में। ये आपके वीडियोग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबजट ऑफर। आइए दोस्तों, कहानी विधि। कहानी विधि यानी कि कहानी विधि शिक्षण विधि में आचार्य छात्रों को कहानियां सुनाकर उनसे संबंधित प्रश्न पूछते थे। कोई भी कहानी हुई, कोई भी ग्रंथ हुआ, कोई भी दोस्तों वेद हुआ, वेद से ही कुछ कहानियां लेते थे और वो वेद से शिक्षा से संबंधित कहानी होती थी और फिर उनसे वो प्रश्न पूछते थे कि आप इस कहानी से क्या समझे। और दोस्तों जब तक ये कहा जाता था कि इस युग में जब तक चीजें याद न हो जाए, पहला पाठ याद न हो जाए बच्चे को, तब तक गुरुजी दूसरे पाठ पे नहीं पहुंचते थे। गुरुजी जब संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ पहला पाठ बच्चों को याद हो गया है, कोई उनको कंफ्यूजन नहीं है, कोई उनको दिक्कत नहीं है, उनका टेस्ट ले लेते थे, उसके बाद ही दूसरे पाठ पे पहुंचते थे। ये चीज थी, पूछते थे। तथा अंतिम प्रश्न इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यह होता था कि बताओ बच्चों कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती थी। अंतिम प्रश्न ये होता था। नेक्स्ट दोस्तों, कहानी विधि क्या थी? नीति कथा थी, पंचतंत्र, आधार, हितोपदेश। रचयिता कौन थे? आचार्य विष्णु शर्मा थे और पंडित नारायण थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षा प्रणाली, एग्जाम मेथड क्या था? परीक्षा प्रणाली थी दोस्तों, वैदिक युग में शिक्षा आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। जैसे आज हम लोग टेस्ट देते हैं ना, ऐसा नहीं होता। पहले गुरु नया पाठ तब पढ़ाता था जब छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरह से तैयार कर लेता था, कंठस्थ कर लेता था, याद कर लेता था तभी, और वह छात्र की तैयारी से संतुष्ट हो जाते थे। इसके बाद ही छात्रों को विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था, विद्वान उससे प्रश्न पूछते थे, उसके बाद वो उत्तर देता था, तब वो संतुष्ट होते थे, तभी अगला पाठ पढ़ाया जाता था। उपाधियां, प्रमाण पत्र, सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, बल्कि उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि फर्स्ट क्लास पास हुए, सेकंड क्लास पास हुए, थर्ड डिवीजन, नहीं, बस उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण था। क्या बात थी, बहुत अच्छी बात थी। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम, एक वेद का ज्ञाता, यानी उसको क्या कहा जाता था? स्नातक। 24 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वेद का ज्ञाता, उसे क्या कहा जाता था? वशु। 36 वर्षीय पाठ्यक्रम, 3 वेदों का ज्ञाता, उसे क्या कहा जाता था? रुद्र। और 48 वर्षीय पाठ्यक्रम, 4 वेदों का ज्ञाता, उसे कहा जाता था आदित्य। ये उसे उपाधियां प्रदान की जाती थी बालकों को। 4 वेदों का ज्ञाता है उसे आदित्य। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो 3 वेदों का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? रुद्र। 4 वेदों का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं? आदित्य। और 2 वेदों का ज्ञाता जो होता है वो वशु, 1 वेदों का उसे स्नातक। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। और स्त्री शिक्षा की बात की जाए तो वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का समान अवसर प्राप्त थे, परंतु वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा दी जाती थी, वर्णानुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। बहुत ज्यादा शिक्षा वैदिक काल में नहीं प्रदान की जाती थी स्त्रियों को, सिर्फ वर्णानुसार ही शिक्षा प्रदान की जाती थी दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा ये नोट्स हैं, सारी आपको मिल सकती हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।